के जो हमारे अग्रज हैं, उनकी जो एजुकेशन दर्शन है, हमारा जो शिक्षा का दर्शन है, उसमें आज तीसरा नाम जो है हमारे प्रोफेसर जॉन डेबे का आता है। प्रोफेसर जॉन डेबे भारतवर्ष के लिए नए हो सकते हैं, लेकिन पीबीएसपी और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट वाले जो एमकेएसओटी से निकले हुए लोग हैं, उनके लिए बहुत जानी मानी फिगर है। तो जो लोग हमारे यहाँ नए जुड़े हुए हैं, वो जॉन डेबे के बारे में थोड़ा कम जान सकते हैं, तो हो सकता है उनको थोड़ी सी समझने में कोई असुविधा हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि जॉन डेबे को इतना सरलीकृत भाषा में, हालांकि वो उनका सारा लिटरेचर अंग्रेजी में मिलता है, उनका सारा ज्ञान अंग्रेजी में है, इसलिए मैंने उसमें से छांट करके और सारा का सारा उसको सरलीकृत हिंदी में आपको देने का मैं कष्ट करूंगा, कोशिश करूंगा, ऐसा मेरा प्रयत्न है। सहकारियों में सबसे पहले ये बताना चाहूं, थोड़ा सा एक ब्रीफ उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा ताकि आपको उनको समझने में आसानी होगी। प्रोफेसर जॉन डेबे का जन्म 20 अक्टूबर 1859 को अमेरिका के बरमोंट राज्य में बर्लिंगटन शहर में हुआ था, और उनकी डेथ भी अमेरिका में न्यूयॉर्क में 1 जून 1952 को हुई थी। उनके पिताजी व्यापारी थे और उनका नाम आर्चीबोल्ड डीवे था, उनकी मम्मी का नाम लूसी रिच डीवे था। उनकी प्राथमिक शिक्षा से लेकर के ग्रेजुएशन की शिक्षा जो 1889 में 1879 तक जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया, तब तक उनकी बरमोंट में ही हुई, बरमोंट यूनिवर्सिटी में हुई। उसके बाद 5 साल के लिए वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी मैरीगोल्ड यूएसए में चले गए, और वहां से वो डॉक्टरेट, फिलोसॉफी में डॉक्टरेट बन के निकले। सहकारियों, वो इस दुनिया के पहले फिलोसफर हैं, एक रिकॉग्नाइज्ड फिलोसफर हैं वो इस दुनिया के, और बहुत बड़े एजुकेटर भी हैं। दोनों ही फील्ड में उनका सहयोग सराहनीय है। तो मैं सबसे पहले उनको, मैं पायनियर ऑफ फंक्शनल फिलोसॉफी अगर मैं उसको कहूं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। ही इज द पायनियर ऑफ फंक्शनल फिलोसॉफी। और उनकी फिलोसॉफी का जो मुख्य वो जो जरिया है या विषय है वो क्या था? प्रैग्मेटिज्म था। परिणामवाद, प्रैग्मेटिज्म। बहुत सारे लोग अपनी अपनी भाषा में इस प्रैग्मेटिज्म को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकांशतः हमारे लोगों के दिमाग में ये प्रैग्मेटिज्म घुस नहीं पाता है। तो दोस्तों, मैंने अपनी भाषा में, सरलीकृत भाषा में आपको प्रैग्मेटिज्म समझाने की कोशिश करूंगा, तो उनकी सारी की सारी एजुकेशन फिलोसफी और उनका जो भी सहयोग या योगदान रहा है वो सारा का सारा क्लियर होता चला जाएगा। वो प्रैग्मेटिज्म है क्या, पहले आप इसको समझ लीजिएगा। वो कहते हैं कि कोई भी आदमी सबसे पहले जब सोच विचार करता है, कोई भी चीज के लिए वो दिमाग में जब सोच विचार करता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, विचार आता है, और जब विचार आता है तो इमीडिएट उसकी बॉडी उस विचार को क्रियान्वयन करने में लग जाती है, यानी वो एक्शन करने में लग जाती है, उसको क्रिया करता है। यानी जो उसके दिमाग में विचार आया तुरंत उसको उसने एक्शन आइडियोलॉजी में कन्वर्ट किया, एक्शन में कन्वर्ट किया और उसने काम किया। और जब वो काम करता है, एक्शन करता है, तो वो एक्शन गलत हो सकता है या सही हो सकता है। उसका जो रिजल्ट आता है, चाहे वो गलत में हो चाहे सही में हो, वो रिजल्ट प्लस एक्शन मिलकर के दैट इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपीरियंस। उसका जो क्रिया है, जो उसने, जो दिमाग में विचार आया था, उसको जब उसने एक्शन में डाला और उससे जो रिजल्ट आया, इन तीनों चीजों को मिला करके, एक सबसे पहले आइडिया, दूसरा उसने उसको एक्शन किया, और एक्शन करने के बाद जो उसका एक्सपीरियंस, मतलब जो उसका रिजल्ट रहा, ये तीनों चीजें मिलकर के एक्सपीरियंस बनती हैं। यानी एक्शन प्लस जो उसका रिजल्ट है, वो दोनों मिलाकर के जो हमारा है ना, उसका एक एक्सपीरियंस यानी अनुभव या तजुर्बा बन जाता है। इसी को वो कहते हैं कि ये ही परिणामवाद है, कि जब आदमी अपनी जो सोच है उसको क्रियान्वयन करता है और उसका जो रिजल्ट आता है, उसका जो परिणाम आता है, उस परिणाम से वो अपने एक्सपीरियंस बनाता है जीवन में, और ये एक्सपीरियंस उसको जीवन भर उसकी जीवन को प्रभावित करते हैं। और इसी से उनका, इसी को ये वो परिणामवाद कहते हैं। अगर मैं इसको हिंदी में एक बारी डिफाइन करूं परिभाषा के रूप में, तो मैं इसको कहना चाहूंगा
कि प्रैग्मेटिज्म उन व्यवहारों और क्रियाओं का दर्शन है। प्रैग्मेटिज्म उन व्यवहारों और क्रियाओं का दर्शन है। व्यवहार मीन्स डीलिंग विद अदर्स, व्यवहारिक शिक्षा। क्रियाओं मीन्स एक्शंस, जिन पर हम अपने विचारों को अर्थ प्रदान करने के लिए विश्वास करते हैं। मतलब विचारों को अर्थ प्रदान करने के लिए कि जो भी आइडिया आया, जब उसका एक्शन निकलेगा, एक्शन करेगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, तो उससे जो विचार बनेगा, जो वो उसको एक्सपीरियंस में, तजुर्बे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक विचार किसी क्रिया का संकेत देता है तथा क्रिया के परिणाम उस विचार के अर्थ और प्रामाणिकता का परीक्षण होते हैं। ये मैंने उसकी हिंदी में परिभाषा लिखी है। तो इनडायरेक्टली वी कैन से कि प्रैग्मेटिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी। अगर आप समझे तो जो बाबा साहब की जो एक्शन आइडियोलॉजी की जो हम बात करते हैं, अभी आगे चल के मैं इस बात को बताने की कोशिश करूंगा कि बाबा साहब की जो एक्शन आइडियोलॉजी कहां से निकली है, वो यहां प्रैग्मेटिज्म से ही निकली है। बाबा साहब जॉन डिबे से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उसके इन परिणाम बाद से भी, इस प्रैग्मेटिज्म से भी बहुत ज्यादा, क्योंकि ये एक्शन आइडियोलॉजी है और यही एक्शन आइडियोलॉजी आगे चल करके बाबा साहब का मेन थीम बना एजुकेशन का। तो पहला तो उनका ये जॉन डिबे का ये परिणामवाद, और दूसरा उनकी एक एजुकेशन फिलॉसफी। ये जो एजुकेशन फिलॉसफी को, तो अगर मैं ये कहूंगा कि एजुकेशन फिलॉसफी वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन डिबे ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में उनका जो ये शिक्षा का दर्शन है, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, या वो 20वीं सदी के शिक्षा के दर्शन के नायक हैं, आप ये कह सकते हैं। और इस शिक्षा से ही उन्होंने एक कॉपरेशन को जो इजाद किया है, जो कॉपरेशन है उनकी शिक्षा में जो दिखती है, उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन मैं बुक्स का बाद में मैं थोड़ा सा डिटेल में दूंगा, लेकिन मैं उनकी इंपॉर्टेंट बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन को लेकर के ही उनकी एजुकेशन फिलॉसफी को बताने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, ये जो उनकी एजुकेशन फिलॉसफी है वो क्या है एक्चुअल में? वो जॉन डिबे जी, वो अपनी शिक्षा को बालक, स्टूडेंट सेंट्रलाइज, वो है बालक केंद्रित, यानी उनकी जो एजुकेशन के बेस में स्टूडेंट समाहित है। वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो स्टूडेंट सोचते हैं, जो उनका व्यवहार है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो उसकी उनकी शिक्षा में शामिल होना चाहिए और उनसे ही उनकी समस्याओं के समाधान ढूंढने चाहिए। और ये जो उनकी एक्सपीरियंस बेस्ड जो एजुकेशन है, वो बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूं कि प्रोफेसर जॉन डिबे ने बालक केंद्रित पढ़ाई पर जोर दिया और कहा कि विद्यार्थियों के अनुभवों यानी एक्सपीरियंसेस को समस्या समाधान में महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। अर्थात शिक्षा में समस्याओं के आकलन एवं समाधान दोनों का समावेश होना चाहिए, कि प्रॉब्लम क्रिएटर ही नहीं होनी चाहिए, साथ साथ उनका सॉल्यूशन भी आना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से ही समाज का निर्माण होता है। देखिए, ये उनका बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज का निर्माण होता है। शिक्षा वही है जो आदर्श समाज बनाती है। अपनी वो एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में ही एक आइडियल सोसाइटी की डेफिनेशन देते हैं, वो मैं बाद में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि शिक्षा वही है जो आदर्श समाज बनाती है। शिक्षा एवं लोकतंत्र में घनिष्ठ संबंध है। ये जो बुक है उनकी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जैसा कि उसके नाम से ही प्रदर्शित होता है कि शिक्षा और लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र और शिक्षा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, वो कहते हैं कि एजुकेशन में और लोकतंत्र में बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध है। न तो शिक्षा के बगैर डेमोक्रेसी की स्थापना हो सकती है और न ही डेमोक्रेसी के बगैर वो शिक्षा कामयाब हो सकती है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और वो इस अपनी एजुकेशन के स्तर को, मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के विषय में बताते हुए वो सबसे बड़ी क्या चीज अपने दिमाग में रखते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी वो एजुकेशन की बात करते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा एक
क्वालिटेटिव एजुकेशन होती है, क्वालिटी एजुकेशन होती है, और उसमें एथिकल जो आइडियल एथिकल आइडियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब मानववाद के लिए जो जो एथिकल आइडियल्स हैं, जो आदर्श हैं, उसको वो दिमाग में रखती है। अब अब आपको यहां पर ये समझने के लिए कि एथिकल आइडियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ये सीधा का सीधा वो लॉर्ड बुद्धा से, तथागत बुद्धा से प्रभावित थे। मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बोला था कि जॉन डिबे को 6 देशों की अपनी यात्रा करनी पड़ी थी केवल ये जानने के लिए कि सम्राट अशोक की शिक्षा पद्धति क्या थी, या सम्राट किस के जमाने में भारतवर्ष सोने की चिड़िया या विश्व गुरु था। तो वो जब उनको ये पता लगा कि वो सम्राट अशोक के समय में सोने की चिड़िया या विश्व गुरु था, तो उन्होंने सम्राट अशोक के लिटरेचर को जानने के लिए, क्योंकि भारतवर्ष से उनका लिटरेचर बिल्कुल खत्म कर दिया गया था, तो उनको चाइना, जापान, बर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका और इसकी इनकी थाईलैंड, इनकी यात्रा करनी पड़ी थी 6 देशों की। उन 6 देशों से उन्होंने विभिन्न विभिन्न देशों से अलग अलग सम्राट अशोक से संबंधित और तथागत बुद्ध से संबंधित साहित्य को इकट्ठा किया, और जब उन्होंने सम्राट अशोक की एजुकेशन पढ़ी जो कि टोटली एंटायरली एथिकल आइडियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी के ऊपर डिपेंड थी, तो वहां से उन्होंने एथिकल आइडियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी को उठाया और उसको अपनी शिक्षा में डालने की पूरी पूरी कोशिश की। तो वो अपने दिमाग में हमेशा इन एथिकल आइडियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी को रखते थे। एथिकल आइडियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी में बता दूं, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वल जस्टिस टू ऑल, ये चारों बातें उनके दिमाग में रहती थी। तभी तो ये चारों चीजें मिलकर के आपने देखा होगा कि हमारी डेमोक्रेसी बनती है, और ये जो सोशल डेमोक्रेसी की परिभाषा में भी ये चारों शब्द आते हैं। तो ये उनकी शिक्षा का प्रभाव था कि उन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से उन चारों चीजों को अपनी शिक्षा में डाला कि जो एथिकल आइडियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी कहलाते हैं। और उन्होंने एक अपने आप में स्वयं कहा है कि आई बिलीव दैट एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लिविंग, नॉट प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर लिविंग। ये जो हमारी शिक्षा है वो हमारे जीवन को जीने के तरीका नहीं है, या फ्यूचर को जीवन को जीने का तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन को जीने का तरीका है। उन्होंने अपनी किताब डेमोक्रेसी और एजुकेशन में शिक्षा के महत्व को मानव जीवन में दर्शाने के लिए लिखा कि एजुकेशन इज नॉट फॉर प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज नॉट फॉर प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। क्या लिखा उन्होंने? एजुकेशन इज नॉट फॉर प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, इट इज लाइफ इटसेल्फ। मतलब शिक्षा जो है जीवन को बनाने के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा ही जीवन है। और वे शिक्षा में जो लर्निंग एंड नोइंग जो वर्ड है ना, बार बार हमारे यहाँ आते हैं, जिसको हमारे बाबा साहब ने भी अपने लोगों में अंदर समाहित करने की कोशिश की है कि वो शिक्षा में लर्निंग एंड नोइंग, सीखना, जानना, इसको उन्होंने टॉप पे रखा है कि शिक्षा वही है जो आदमी को सिखाए या उसको जानने की ओर प्रेरित करे। तो और इसके लिए उन्होंने अपनी बुक में ही ये लिखा है, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट बेस्ट एजुकेशन इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू डूइंग, कि जब आदमी सीखता है और उसके बाद करता है तो वो इफेक्टिव होती है। इसीलिए वो शिक्षा में लर्निंग यानी नोइंग का बहुत बड़ा महत्व समझते थे। और क्वालिटी एजुकेशन का की विशेषता बताते हुए वो कहते हैं कि एजुकेशन शुड नॉट बी जस्ट टीचिंग मेकिंग, टीचर्स मेकिंग, यानी जो हमारी शिक्षा है वो केवल शिक्षक बनाने के लिए नहीं होनी चाहिए, बट इट शुड बी ए जर्नी ऑफ एक्सपीरियंसेस, बट इट शुड बी ए जर्नी ऑफ एक्सपीरियंस। ये हमारे अनुभवों की यात्रा होनी चाहिए। शिक्षा का महत्व केवल टीचर या शिक्षक पैदा करना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के एक्सपीरियंसेस की यात्रा, जीवन की जर्नी, जर्नी ऑफ एक्सपीरियंसेस है। इसीलिए वे शिक्षा के महत्व को, एक्सपीरियंसेस को, उस महत्व को बताते हुए शिक्षा की डेफिनेशन देती है। देखिए उनकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन वेल नोन डेफिनेशन है, क्योंकि आपको एमकेएसओटी से सबसे पहले ये इनकी जॉन डिबे की एजुकेशन की डेफिनेशन आप सबके पास पहुंचाई जाती है, ताकि आपका ये एक्सपीरियंसेस का महत्व आपकी शिक्षा में पता लगे।
experiences, yeah, education is a process of development within the experience, by the experience and for the experience. शिक्षा क्या है? इनडायरेक्टली मैं अगर ये कहूं कि एजुकेशन इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपके अनुभवों का एक्सप्लोरेशन, उत्खनन करना ही शिक्षा है, क्योंकि इतना पूरे के पूरे सेंटेंस में एजुकेशन, education means education is a process of development within the experience, by the experience and for the experience. इस डेफिनेशन से ही आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह अपनी शिक्षा में अनुभवों का महत्व जानते थे। शिक्षा के महत्व को जीवन में दर्शाने के लिए भी अपनी बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में लिखते हैं, एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस सोशल प्रोसेस, एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस सोशल प्रोसेस, लाइफ इज ए सेल्फ रिन्यूइंग प्रोसेस। वो कहते हैं जीवन जो है ना, वो जो हमारी जो जीवन है वो रोज प्रतिदिन नया होता है, वो एक जो हमारी लाइफ है वो अपने आप में हमारे इसकी सेल्फ रिन्यूइंग प्रोसेस है। हम अपने आप रोज उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, नहाते धोते हैं, फिर कपड़े पहनते हैं, फिर तैयार हो जाते हैं, फिर सारे दिन काम करते हैं, शाम को फिर सो जाते हैं, फिर अगले दिन वही क्रिया दोहराते हैं। इट इज ए सेल्फ रिन्यूइंग प्रोसेस, अपने आप को रिन्यू करने की प्रोसेस है। और इसी प्रोसेस को वो क्या कहते हैं? लाइफ कहते हैं ना कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, इसीलिए वो इसको लाइफ इटसेल्फ बोलते हैं। इसीलिए मैं शिक्षा को परिभाषित करते हुए ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, वो एक एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताते हुए एक डायलॉग और लिखते हैं एक जगह अपनी 7th चैप्टर में ही ये लिखते हैं कि व्हाट न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, व्हाट न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन आर टू फिजियोलॉजिकल लाइफ, एजुकेशन इज टू सोशल लाइफ। कि जिस तरह भोजन और प्रजनन जीवन के भौतिक नीड को बनाए रखने के लिए या जीवन को जीने के लिए काफी होता है, या उसी तरह एजुकेशन जो है ना वो सोशल जीवन के लिए काफी है, जरूरी है। एजुकेशन इज टू सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा उतनी ही महत्व है जैसे कि शरीर के लिए खाना और प्रजनन। एजुकेशन में वो कम्युनिकेशन का बहुत महत्व बताते हैं। जॉन डिबे ने जो कम्युनिकेशन को शिक्षा का दारोमदार रखा है, एक्सपीरियंसेस को और कम्युनिकेशन को, वो कहते हैं कम्युनिकेशन क्या है कि अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, किसी दूसरे के साथ शेयर करना। और जब वो आदमी अपने एक्सपीरियंसेस को फ्रीली शेयर करता है तभी तो वहां पर वो कॉमन पोजीशन होता है। कॉमन पोजीशन अल्टीमेट लीड्स टू कोऑपरेशन। जब आदमी अपने एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ फ्रीली शेयर करता है, किसके माध्यम से? कम्युनिकेशन के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, तो ये जो कॉमन पोजीशन बनता है या उस एक्सपीरियंसेस पे दोनों का जब अधिकार यानी कॉमन पोजीशन हो जाता है तभी तो वो समवाय को बढ़ावा देता है, आगे चल करके वो समवाय को लीड करता है या समवाय को पैदा करता है। तो इसी तरह मैं एक सेंटेंस उनका और बोल रहा हूं एजुकेशन के लिए, वो एजुकेशन को थिंकिंग के बगैर पूरा नहीं मानते। जिस तरह एडवर्ड डी बानो एजुकेशन में नॉलेज, इंटेलिजेंसी प्लस थिंकिंग को जरूरी मानते हैं, इसी तरह जॉन डिबे भी, प्रोफेसर जॉन डिबे ने पूरा जोर एजुकेशन की उसी परिभाषा के ऊपर दिया है कि एजुकेशन मींस नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग स्किल। और थिंकिंग स्किल के लिए तो उन्होंने एक इतना बढ़िया सेंटेंस लिखा है, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि थिंकिंग इज द मेथड ऑफ इंटेलिजेंट लर्निंग, इंटेलिजेंट थिंकिंग, इंटेलिजेंट एक्सपीरियंस दैट एम्प्लॉयज एंड रिवार्ड्स माइंड। ये जो सोच विचार करना है या थिंकिंग जो है वो हमारे मतलब जो इंटेलिजेंट लर्निंग जो है इसकी, वो इसका जो तरीका है इंटेलिजेंट लर्निंग के थ्रू, ये हमारे दिमाग के लिए एक वरदान है कि जिस आदमी को थिंकिंग में मास्टरी हो जाती है या वो दिमाग से सोच विचार करने लग जाता है कि समझ लो उसको एक बहुत बड़ा इनाम मिल जाता है। उनकी इस बाबा जीवन में उनकी शिक्षा के महत्व को
बाबा साहब के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा? बाबा साहब ने अपने पूरी की पूरे एजुकेशन फिलॉसफी में जॉन डिबे को किस तरह अपनाया, कहां-कहां अपनाया, मैं इसके लिए थोड़ा-सा आपको पीछे ले जाता हूं कि 1916 में, जब 9 मई 1916 को बाबा साहब ने अपना कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कास्ट इन इंडिया करके ऐसे पढ़ा, उस समय जॉन डिबे उनके प्रोफेसर थे उस वहां पर, और जॉन डिबे उनके इस लेक्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और वो जॉन डिबे से प्रभावित हुए पढ़ाई में, और बाबा साहब से जॉन डिबे प्रभावित हुए। इस तरह एक दूसरे में आत्मीयता बढ़ती गई। तो उनकी जो शिक्षा का दर्शन था जॉन डिबे का, वो अधिकांशतः बाबा साहब की शिक्षा के दर्शन में दिखाई देता है। इवन पीएन के एन कदम जी ने, जो पुणे के के एन कदम है, उन्होंने एक बार एक सेमिनार की थी कि बाबा साहब की शिक्षा दर्शन पर जॉन डिबे का क्या प्रभाव पड़ा। उस सेमिनार में उन्होंने एक शब्द बोला था कि अगर, जब तक आप जॉन डिबे, जो कि बाबा साहब के गुरुओं में से एक थे, उन्होंने ये नहीं बोला कि चौथे गुरु थे, उन्होंने बोला कि उनके गुरुओं में से एक थे। उन्होंने, जब तक हम आप उनके गुरु को, उसको नहीं जानेंगे, प्रोफेसर जॉन डिबे को, हम बाबा साहब को जानने में समर्थ नहीं हो सकते। यानी जॉन डिबे की दर्शन का जो प्रभाव बाबा साहब की शिक्षा के दर्शन पर था, उस दर्शन को अगर हमें जानना है तो हमें जॉन डिबे को जानना ही पड़ेगा। और आगे चल करके जॉन डिबे और बाबा साहिब पर जो जो एक दूसरे का जो कोरिलेशन हुआ है, मैं तो ये कहूंगा कि बाबा साहब का जो लोगो है, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, वो एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज, ये लोगो भी उस डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन को पूरा स्टडी करने के बाद, और ज्योतिबा फूले के उस कंसेप्ट से, चैलेंज द कंसेप्ट लीड्स टू इनोवेशन एंड रिजॉल्व टू क्रिएटिविटी, उन तीनों को दिमाग में रखते हुए बाबा साहब ने जॉन डिबे से जो शिक्षा मतलब पढ़ी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के माध्यम से, मैंने तो यहां तक सुना है कि बाबा साहब ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन को कोलंबिया में रहते हुए 3 बार पूरा अच्छी तरह अध्ययन किया था, जो उनके दिमाग में पूर्ण रूप से समा गई थी। और उन्होंने, मैं कुछ उनके ऐसे शब्द जो कोट कर रहा हूं कि जो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में मिलते हैं, जैसे कि सोशल डेमोक्रेसी, सोशल एंडोस्मोसिस, सोशल एफिशिएंसी, कॉमन पोजेशन, सोशल रीस्ट्रक्चरिंग, सोशल रिकंस्ट्रक्शन, ओपन माइंडेडनेस एंड स्टुपिडिटी, ये सारे के सारे वर्ड डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में वेल डिफाइंड है। तो मैं दूसरे शब्दों में यह भी कह सकता हूं कि बाबा साहब के शिक्षा दर्शन पर भी जॉन डिबे के शिक्षा दर्शन का पूर्ण पूर्ण प्रभाव पड़ा था। इसीलिए उन्होंने, बाबा साहब ने, जॉन डिबे और एडवर्ड डी बानो, जो दोनों की डेफिनेशन में साम्य था, साम्य यह था कि जॉन डिबे भी ये कहते थे कि एजुकेशन बिना नॉलेज, इंटेलिजेंस और थिंकिंग के पूरी नहीं है। इसी तरह एडवर्ड डी बानो ने भी इस सत्य को माना कि एजुकेशन मींस नॉलेज प्लस इंटेलिजेंसी प्लस थिंकिंग स्किल। जब ये दोनों का साम्य बाबा साहब ने अपने सामने से जोड़ा, तो ये उन्होंने उस लोगों को बनाया, और लोगों में उन्होंने एजुकेट, और एजुकेट में जॉन डिबे के दर्शन को डाला। देखिए, जहां उन्होंने थिंकिंग थिंकिंग बताया था ना एजुकेशन में, थिंकिंग को उन्होंने डाला। इसीलिए उनके एजुकेट का मतलब लर्न एंड टीच थिंकिंग, क्योंकि जॉन डिबे भी लर्निंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी देते थे कि वो आदमी जब सोच विचार करके कोई भी काम करता है, लर्निंग एंड डूइंग वाला जो उनका प्रिंसिपल था ना, कि पहले लर्न करे और फिर करे, तो उसका इफेक्ट अच्छा होता है। तो इसीलिए बाबा साहब ने उनको लोगों के पहले ही पार्ट में एजुकेट बोल करके ये दिया था कि लर्न एंड टीच थिंकिंग, के हमारे लोगों को क्या एजुकेट का मतलब क्या बताते चाहते थे, वो लर्न एंड टीच थिंकिंग। और इस लोगों के दूसरे पार्ट में, एजिटेट में भी, वो जॉन डिबे के उस चीज से प्रभावित थे जिसमें वो पॉसिबिलिटीज खोजना बताते थे कि आदमी को, कि जब आदमी लर्न करता है तो वो नई नई पॉसिबिलिटीज की ओर अग्रसर होता है। जब वो लर्निंग के बाद जब डूइंग करता है, तो डूइंग से पहले उसके दिमाग में वेरियस टाइप की पॉसिबिलिटीज उत्पन्न होती हैं, जिनको वो क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करता है। और बाबा साहब का जो थर्ड, लोगों का थर्ड हिस्सा, क्रिएटिविटी, यानी लर्न एंड टीच क्रिएटिविटी, ये तीनों के तीनों सिद्धांत जॉन डिबे के शिक्षा दर्शन से प्रभावित होते हैं। और इसका जो इफेक्ट है, वो मैं
बाबा साहब ने अपने, जब वो 2 जून 1952 को कोलंबिया में एलएलडी की अपनी डिग्री लेने के लिए जो मानद उपाधि उन्हें दी गई थी, जब वो कोलंबिया गए और जब उनको ये पता लगा कि 1 जून को ही जॉन डिबे की डेथ हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ और उन्हें अपनी डिग्री लेने के बाद 4 तारीख को उन्होंने सविता अम्बेडकर को, अपनी पत्नी को एक चिट्ठी लिखी। उसमें ये जो सेंटेंस लिखा, ये सेंटेंस उनके जीवन पर जॉन डिबे के प्रभाव को बखूबी दर्शाता है। वो सेंटेंस क्या लिखा उन्होंने? आई ओ ऑल माई इंटेलेक्चुअल लाइफ टू प्रोफेसर जॉन डिबे। मेरा ये समस्त बौद्धिक जीवन प्रोफेसर जॉन डिबे का ऋणी है, कर्जदार है, या मैं उसका एहसानमंद हूं, या मैं उनका देनदार हूं। यानी इसके ओ का मतलब में बहुत सारी चीजें समा जाती हैं। तो ये उसमें ये बताता है कि बाबा साहब के जो मैक्सिमम दर्शन है, उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि बाबा साहब के दर्शन में क्या क्या चीजें जॉन डिबे की शिक्षा से प्रभावित हैं। उनकी प्रैग्मेटिज्म से तो बाबा साहब ने अपनी एक्शन आइडियोलॉजी को लिया, उनके प्रैग्मेटिज्म परिणामवाद के सिद्धांत से अपनी एक्शन आइडियोलॉजी को लिया, और नॉलेज ऑफ कॉपरेशन उनकी एजुकेशन की सेकंड पार्ट से ले गया। पहली पार्ट में उन्होंने एक्सपीरियंसेस को लिया और दूसरे पार्ट में उन्होंने कॉपरेशन को लिया। कॉपरेशन भी उनकी एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। और जॉन डिबे सम्राट अशोका की एजुकेशन से प्रभावित थे। जब उन्होंने उनके बारे में पढ़ा था तो उस कॉपरेशन को वो एजुकेशन का आवश्यक हिस्सा मानते थे। वो भी उनको बाबा साहब ने उनकी कॉपरेशन वर्ड भी वहीं से लिया। और एथिकल आइडियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, देखिए ये बाबा साहब के दर्शन में हर जगह एथिकल आइडियल्स, एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, ये भरमार पड़ी हुई है। इवन वो इंटेलिजेंट आदमी की डेफिनेशन देते हुए भी बाबा साहब हमारे बताते हैं एक इंटेलिजेंट आदमी की क्या विशेषता है। ही शुड बी ऑनेस्ट, डिसइंटरेस्ट एंड इंडिपेंडेंट। ये सारी की सारी मॉरल वैल्यूज भी उनकी एथिकल आइडियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी से उन्होंने ली है। और इसके बाद में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंट, इसके अलावा भी उन्होंने जो पॉसिबिलिटी वर्ड है, पॉसिबिलिटी या जिसको एजिटेट करके उन्होंने डाला है, और क्रिएटिविटी को ऑर्गेनाइज में डाला है, ये सारे के सारा शिक्षा का दर्शन उनके उससे प्रभावित है। लेकिन दुर्भाग्य कि भारत में जॉन डिबे को लोगों ने नहीं जाना। मैं यहां पर चलते चलते इतना और बताना चाहूंगा कि जॉन डिबे कई लोगों से प्रभावित थे और उनका प्रभाव उनकी शिक्षा में दिखता था। उनके जिनसे वो प्रभावित थे उन लोगों के नाम थे विलियम जेम्स, चार्ल्स पियर्स, प्लेटो, रूसो, हेगेल और डार्विन। और जिन लोगों को उन्होंने प्रभावित किया या जॉन डिबे की शिक्षा से जो प्रभावित थे या उनके प्रैग्मेटिक्स के सिद्धांत से प्रभावित थे, उन लोगों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मार्टिन, हुक, ग्रीन, दुखाइम, मार्गरेट नामबर्ग, ये बहुत बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां हैं। और जिसमें हमारे भारतवर्ष में बाबा साहब, तो हम लोगों को बड़ा सौभाग्यशाली होना चाहिए कि बाबा साहब को जॉन डिबे की शिक्षा को लेने का अधिक मतलब मौका मिला, अवसर मिला, और उनकी आइडियोलॉजी को पढ़ने का मौका मिला। हालांकि जॉन डिबे ने अपने जीवन में लगभग लगभग 1000 राइटिंग्स, एसेज, बुक्स लिखी, लेकिन उन बुक्स में जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 में लिखी गई, स्कूल एंड सोसाइटी वो 1900 में लिखी थी उन्होंने, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन 1938 में लिखी, और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिलोसॉफी वो 1920 में लिख चुके थे, और हाउ वी थिंक ये 1910 में लिखी, फ्रीडम एंड कल्चर 1939 में, वो जब उन्होंने शिक्षा पढ़ाना छोड़ दिया था क्योंकि वो 1884 से लेकर के 1889 से और 1930 तक शिक्षक के रूप में कार्य करते रहे अलग अलग जगहों पर। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने फ्रीडम एंड कल्चर 1939 में लिखी, है ना। और पब्लिक एंड इट्स प्रॉब्लम ये भी वो 1927 में अपने टीचर रहते हुए लिख चुके थे। तो ये मैं अब अपनी बात को यहाँ कंक्लूड करना चाहता हूं कि ये जो जॉन डिबे की जो शिक्षा है वो हमारे भारतवर्ष में बाबा साहब की शिक्षा के दर्शन के रूप में आज भी जिंदा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। जी सर, श्याम सुंदर जी का प्रेजेंटेशन हो गया और हमारे